और बजट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को दूरदर्शी बताया। शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह बजट एक दूरदर्शी बजट है जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला है। बजट साबित होगा। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। वहीं सीएम गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, यह बजट महंगाई बढ़ाने वाला, उद्योगपतियों की जेब भरने वाला और आम आदमी, किसान, मजदूर की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। और एक नजर बजट को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया पर। प्रोग्रेसिव बजट विल कमिंग डेज our government is concentrating under leadership of the Narendra Modi infrastructure, employment generation, future development of the country. और अभी इस बजट में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कल्चर के बारे में, टूरिज्म के बारे में अच्छे हमारा को बजट में एलोकेशन किया है। आज़ाद का अमृत महोत्सव के संदर्भ में आने वाले दिन में हमारे सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से अलग अलग कार्यक्रम करने का बजट में प्रावधान दिया है। ये साल पूरा 23 अगस्त तक कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट करने के लिए और जो हमारा स्कीम्स है India and all that, it's fine. But what I wish to say is, given the security scenario that India is facing now, where a two-front confrontation looks more likely than ever after भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी
नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संक्षेप में संबोधित करते हुए इस बजट के बारे में कुछ हाइलाइट्स बताई और जिसको लेकर उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ भी की, साथ ही साथ उनकी टीम के लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पीपल फ्रेंडली बजट है जो आम लोगों के हित में है, आम लोगों का ध्यान में रखकर, देश की जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल 11 बजे वो विस्तार से इस बजट को लेकर बात करेंगे। आज बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक पीपल फ्रेंडली बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बनाया है। साथ ही साथ उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी टीम को भी
धन्यवाद दिया आज के बजट के लिए। बजट में कृषि को फायदेमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में रकम जाएगी। बजट में कृषि को विशेष ध्यान में रखा गया है। विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजट। जो बजट की हाइलाइट्स थी उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। साथ ही साथ वित्त मंत्री की तारीफ भी की। मंत्री सुभाष गर्ग ने आम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को इस बजट से कुछ नहीं मिला। राजस्थान ने बीजेपी को 25 सांसद दिए, फिर भी बजट में राजस्थान का जिक्र तक नहीं हुआ। आपसे तो बेहद निराशाजनक बजट है। राजस्थान की जो अपेक्षाएं थी और हमने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जो मीटिंग में रखी थी, वो बातें एक पे भी उसका ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने नदियों की जोड़ने की बात कही है, साउथ की 5 नदियों को जोड़ा गया है, लेकिन राजस्थान की एक भी नदी को जो है उसमें नहीं लिया गया। और ईसीआरपी जो एक हमारा भयंकर जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, खुद माननीय प्रधानमंत्री कह के गए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बराबर कहते रहे, मांग करते रहे, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। एक दूसरा मैं कहना चाहूँगा, रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी का जो गैप बढ़ता जा रहा है, उस गैप को पाटने का काम नहीं किया गया है। बात तो की है इन्होंने कि भाई हम रबी और खरीफ की फसलों को खरीदेंगे। 22,000 पद आज फौज में पद खाली पड़े हैं। 10,000 पद अफसरों के हैं जो भरे नहीं गए। तो लगातार हमारी सुरक्षा ढांचा को बजाय मजबूत करने के उसको कमज़ोर होने दिया जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इसी बीजेपी सरकार ने किया था, वो दूर दूर तक कहीं पूरा होता दिख नहीं रहा है। वित्तीय घाटा 6.8% हो गया। और जो रेवेन्यू बढ़ा है ये खपत से नहीं बढ़ा है, ये दाम और जीएसटी बढ़े हैं इसलिए रेवेन्यू बढ़ा है। लोगों की जेब से पैसा गायब हो रहा है। और नोटबंदी से पहले 17 लाख करोड़ रुपए की नकद करेंसी सर्कुलेशन में थी, जो आज बढ़ के 29 लाख हो गई। तो काला धन कहाँ समाप्त हो रहा है, ये आंकड़े सरकार को बताने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है उसके बारे में घोषणा की थी। आज इस बजट में एक बार फिर राजस्थान को जो ईस्टर्न कैनाल के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने की हम उम्मीद लगाए बैठे थे, राजस्थान के 25 सांसद भाजपा के हैं और प्रधानमंत्री जी ने वादा खुद राजस्थान की ज़मीन पर किया था। आज वित्त मंत्री महोदया के माध्यम से कोई घोषणा ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं हुई। ये राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब निजी निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और विदेशी निवेश सब में कमी आ रही है। सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी उनकी मदद और सहायता के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराते। लेकिन आंकड़ों के जाल में डिजिटल करेंसी का कानून तो बना नहीं है, लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात कर दी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई हैं जो मैं समझता हूँ काल्पनिक हैं, कागजी हैं, लेकिन धरातल पर महंगाई कम करने का, बेरोजगारी कम करने का कोई ठोस कदम इस बजट के माध्यम से जनता के सामने पेश नहीं हुआ। अब चर्चा इस पर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मौका भाजपा ने खोया है। जब वो चाहते तो बहुत कुछ लोगों की मदद कर सकते थे। अब आने वाले समय में पता पड़ेगा। आप सब जानते हो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 10 फरवरी को पहला मतदान होगा। हाल ही में मैं पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा कर आया हूँ और मुझे लगता है कि कम से कम 4 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा और मणिपुर में, यहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यही कारण है कि 1 दर्जन विधायक बीजेपी से इस्तीफा देके विपक्ष में चले गए। उनके वर्तमान के कैबिनेट के मंत्री, 3 मंत्री इस्तीफा देके चले गए। उत्तराखंड में भी उनके सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत साहब, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन कर गए हैं। तो भाजपा की स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है और जिस प्रकार का प्रचार उनको करना पड़ रहा है, पूरा केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री सब वहाँ पे जाके लगातार वोट मांग रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं विपक्ष के ऊपर। अपने काम के दम पर वोट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और हमेशा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जब उनको लगता है कि
चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी क्षेत्र में वो कामयाब नहीं हो सके हैं, खासकर रोजगार में। और कोरोना के बाद जो लाशें बहीं गंगा के अंदर हम सब ने देखी हैं, उस हालात को नियंत्रण में नहीं कर पाए, इसलिए अंत में जाके वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, विवादित बयान देते हैं। और मुझे लग रहा है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और प्रियंका जी ने कांग्रेस के लिए जो पिछले 3 साल मेहनत करी है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मुद्दा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी, तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको, देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं। इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया, उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया। और जहां पर इंजन रखा हुआ है, वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है ये। हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है, जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी, लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। एक जो पाना है इसमें लगभग 70 से 80 किलो वजन इसमें है, लोहे का बना हुआ है। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस इंजन की है वो जो लंदन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की थी। यहाँ पर पानी सप्लाई के लिए आम बजट को लेकर जोधपुर के लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने लोगों से बातचीत की। वर्ष 2022 का आम बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। और क्या यह बजट सच में आम बजट है? आम लोगों का क्या मानना है? और साथ ही साथ रोजगार, चिकित्सा, प्रोत्साहन और साथ साथ उद्यमिता, कौशल को लेकर के इस बजट में बात की गई है। कल का या 2 साल का 4 साल का विजन नहीं रखते हुए तो क्लियर कट जो इनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ज़बरदस्त। जो हमने लास्ट 4, 5, 7 सालों में देखा है चेंजेस के, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिफेंस की बात कर रहे हैं तो क्या जो ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं, रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, हाईवेज़ की बात कर रहे हैं, तो 5-7 सालों में भी ट्रैक रिकॉर्ड वही रहा है और आगे भी जो ये ग्रोथ मेंटेन रहेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो थ्रस्ट है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा इन्होंने अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट किया है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे। जो फ्यूचर हम देखते हैं कि अगर क्लीन और प्रोटेक्टेड सही एनवायरनमेंट रहेगा तो हम लोगों का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो किसी ना किसी को तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई आपका एनवायरनमेंट और सेफ रहे ताकि आने वाली जनरेशन्स एक अच्छे स्वस्थ माहौल में सर्वाइव कर सकें। नहीं, मेक इन इंडिया पे फोकस किया तो मेक इन इंडिया से बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर। और कई यूनिटें ऐसी ऐसी यहाँ लग गई है, नहीं पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में भी लगी है, जोधपुर में लगी है, जिससे नया डेवलपमेंट एक टाइप का आ रहा है। और नए उद्यमी जो हमारे आ रहे हैं उनको एक नया वातावरण मिल रहा है काम करने के लिए। रहा गरीबों का, गरीबों के लिए 80 लाख मकान
सरकार देने के लिए बोल रही है तो बहुत बढ़िया बात है। गरीबों का उत्थान होना चाहिए। किसानों के लिए भी इन्होंने, ठीक है, किसानों के चलते देश में एक साल बहुत झमेला रहा, अभी किसानों को भी इन्होंने रिबेट दी है, कुछ फ़ायदा दिया, छोटे किसानों को उससे फ़ायदा मिलेगा। बड़े पूंजीपतियों से मतलब नहीं है, उद्योग जगत के लिए बजट अच्छा है। जीएसटी के बाद में बजट के अंदर उद्योगों के ऊपर कोई बड़ा टैक्स स्लैब में तो बदलाव आने की कोई रहता नहीं है। मेनली इसका फोकस रहता है थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के अंदर, कोई स्लैब के अंदर कॉरपोरेट और जो एमएसएमई के अंदर एक गैप है थोड़ा सी, उस गैप को सरकार अगर फिल करती है तो एमएसएमई को और बूस्टअप मिलता है, जिससे वो ग्रो करके और कल को बड़ा हो सके। एक तो ये ज़रूरी था। तीसरा, इसके अंदर गांव गरीब किसान का ध्यान रखते हुए पिछले कई बजट आ रहे हैं और ये बजट भी प्राय उसी को फोकस करते हुए दिया गया है। और मैं समझता हूँ जब पूरी देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो सब रूरल बेल्ट से लेके और शहरी बेल्ट तक सब ऊपर बढ़कर देश के साथ में खड़े हो, इसके नाते इस बजट के अंदर बहुत से प्रावधान करते आ रहे हैं सरकार। अपने मन मर्जी से रेटों में इतनी बदलाव करते हैं, इनके ऊपर कोई लगाम लगनी चाहिए। जैसे आयरन स्टील ही है, हर दिन आज जो शेयर मार्केट की तरह से उनके अप डाउन भाव होते हैं, तो इससे छोटे उद्योगों को काम करने में इतनी दिक्कत आ रही है। आयरन स्टील खरीदना है, जैसे कोल है, हमारे चूने की इंडस्ट्री में कोल का उपयोग होता है, अब उसका भी पर डे भाव इतना अप डाउन होता है काम करने में। तो छोटे उद्योगों को ये राहत मिलनी चाहिए, इनके ऊपर लगाम लगाते अगर बड़े उद्योगों को, तो थोड़ा इसमें और हमारे को रिलीफ मिलती। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इन जो बची गई चीजें हैं उन पर भी है जो वित्त मंत्रालय जरूर फोकस करेगा। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। कई लोग इस विकास को गति देने वाला बता रहे हैं तो कई लोग निराशा जता रहे हैं। हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में उद्यमियों से बातचीत की और उनकी राय जानी। मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है वर्ष 2022 के लिए। जोधपुर जो कि अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और साथ ही साथ हस्तशिल्प के लिए माना जाता है, उसको लेकर के जोधपुर से करीबन 3000 करोड़ का सालाना व्यवसाय रहता है। इस व्यवसाय को लेकर, इसकी चुनौतियों को लेकर और इससे बजट में क्या कुछ मिल सकता है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं जोधपुर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत दिनेश से। भरत जी, इस पूरे बजट को आप किस तरीके से देखेंगे? कुछ घोषणाएं जो है, जैसे अभी कोविड काल के अंदर काफ़ी निर्यातकों को सामना पड़ रहा था, तो उसके लिए क्रेडिट गारंटी जो है लाइन, उसका बजट बढ़ाया गया है। तो वो एक बहुत अच्छे सूचक है कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है एमएसएमई के लिए। ऐसा भी घोषणा की गई है कि एमएसएमई के जो एम्बलिशमेंट्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे, उस पर ड्यूटी जो है उसके ऊपर कमी आएगी। परंतु सबसे बड़ी चीज़ जिसका एक सबको आशा थी कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन पीसीएफसी में और पीसी के अंदर था, जो बाकी सब सब्सिडीज़ क्योंकि बंद हो गई थी, तो ये आशा थी कि ये मिलेगी। एमईआईएस भी विड्रॉ हो गया, वो नहीं मिलने से थोड़ी सी निराशा है, पर्टिकुलरली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। क्या उम्मीदें लगाई थी और क्या वो पूरी हो पाई थी? सबसे बड़ी उम्मीद तो यही थी कि इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। आरओटीपी का भी वैसे मुद्दा है, लेकिन ये आशा नहीं थी कि आरओटीपी के बारे में कुछ अनाउंसमेंट इस बजट में होगा। इंटरेस्ट सबवेंशन की सबको आशा थी जी। दूसरा एक बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल। जोधपुर में टेक्सटाइल का भी बड़ा काम होता है, उसको लेकर के जानते हैं अशोक भाईती से ये क्या उम्मीदें थी और कितना खरा उतरा ये बजट? मेनली अभी टैक्स के हिसाब से इसके ऊपर कोई जीएसटी लगा हुआ, कोई स्लैब बदलाव तो आना नहीं है बजट से, पर बाजार में एज यूजुअली है टेक्सटाइल के ऊपर कोई लंबा चौड़ा असर पड़ने वाला है नहीं। टेक्सटाइल उद्योग को निर्यात के लिए जो स्कीम्स है गवर्नमेंट को वापस लानी चाहिए, क्योंकि देश में टेक्सटाइल का निर्यात काफ़ी कम हो रहा है। इस वजह से जो जोधपुर के अंदर हम लोग एक एज ए एंसिलरी यूनिट जोधपुर से प्रिंट होने वाला माल एक्सपोर्टर्स को सप्लाई होता था और वहाँ से गारमेंट बनकर ये विदेशों को निर्यात होते थे। उसके अंदर पिछले 3-4 साल 5 साल और धीरे धीरे ये मार्केट कम होकर और मार्केट टोटल बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो वापस पुनः भारत के अंदर ये मार्केट किस प्रकार से स्थापित हो सके, इस पर सरकार को एक ठोस नीति बनाकर और टेक्सटाइल के लिए लानी चाहिए। सरकार लघु उद्योग प्रोत्साहन की बात करती है, स्वदेशी की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, उद्यमिता कौशल की बात करती है। बड़ा सेक्टर है हैंडीक्राफ्ट,
क्या ये चीजें इस बजट में यहाँ पूरी होगी? रोजगार के लिए हालांकि बड़ा घोषणा किया है कि भाई उद्योग में रोजगार। कृषि क्षेत्र के बाद राजस्थान के अंदर हम लोग सबसे बड़ा रोजगार देने वाले उद्योग हैं और हमारे को कोई सब्सिडीज़ वैसे नहीं मिल रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो कुछ आशा थी कि इस सेक्टर के लिए कुछ और घोषणा होगी, लेकिन ये बजट उसके अनुरूप नहीं है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके की बात निकल करके आई है कि जोधपुर अपने आप में हस्तशिल्प के टेक्सटाइल में स्टील इंडस्ट्री के रूप में अपना नाम रखता है, देश और विदेश से यहाँ चीज़ें निर्यात होती है, लेकिन इस बजट में हस्तशिल्प उद्योग की अगर विशेष तौर पर बात करें तो वह फायदा नज़र नहीं आ रहा जैसा कि होना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमेशा यहाँ की पैरवी करते आए हैं। उसके अलावा जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार है उसमें भी यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व है। उसके बावजूद भी जोधपुर के हस्तशिल्पी, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी उम्मीद ये करते हैं कि अब कुछ विशेष पैकेज मिले या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिले जिससे कि इस उद्योग को और गति मिले और कोरोना के काल में जो कमर टूटी हुई है इस उद्योग की वह एक बार फिर से पटरी पर दौड़ पड़े। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 का बजट पेश कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं शामिल हैं। इस बजट को लेकर प्रदेश की राजधानी जयपुर में महिलाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। महिलाओं ने कहा कि बजट से विकास को गति तो मिलेगी, लेकिन आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती नहीं दिख रही। बजट पर महिलाओं की राय जानी हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने चौथा बजट पेश कर दिया है। वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने काफी बड़ी योजनाएं जो है लॉन्च की है। ऐसे में 3 मुख्य योजनाएं निर्मला सीतारमण की तरफ से लॉन्च की गई है। तो उन्हीं के सिलसिले में मैं आज मौजूद हूं महिलाओं के बीच, जहां हम जानेंगे कि आखिर बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें थी, क्या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जो है हमारे देश की वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है। मैम, आप मुझे बताएं बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कोविड-19 महामारी के बाद भी जिस तरह से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी हुई है वह काबिले तारीफ है। इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हमारी वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था उसमें लगभग 9% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। इस वर्तमान बजट में सरकार का मुख्य फोकस स्वास्थ्य, शिक्षा और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर रहा है। सामाजिक सुरक्षा की भी कई योजनाएं सरकार लाई हैं। हाईवे का विस्तार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर सरकार का मुख्य प्राथमिकता रही है। मैं कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री स्वयं एक कामकाजी महिला है, तो मैं चाहती थी, हम हर एक कामकाजी महिला चाहती थी कि मैडम कुछ ना मंत्री महोदया कुछ चेंजेस करती टैक्स स्लैब के अंदर, जो उन्होंने नहीं किए। और एक कामकाजी महिला या एक सिंपल महिला भी ये चाहती है कि भाई बजट के अंदर जो वो बैंकिंग वगैरह सेक्टर के अंदर रहता है तो उसकी टैक्स जो वो एफडी देती है या उनके अंदर जो भी होता है उसमें उनको टैक्स में थोड़ा रिबेट मिले या उनको ना कुछ एक्स्ट्रा मिले, लेकिन उसके अंदर कुछ उनको मिला नहीं। बाकी बजट के अंदर काफ़ी सारी नई स्कीम्स महिलाओं के लिए लाई है, जैसे वात्सल्य योजना है, मिशन शक्ति है, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो बजट एक तरह से एक सामंजस्य है। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो पूरी नहीं हुई। एक स्वाभाविक नौकरी पेशा होने के नाते एक स्वाभाविक मांग होती है कि 80C में जो निवेश की सीमा है उसकी छूट बढ़ा दी जाए। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो छूट दी है वो तो काबिले तारीफ ही है। सोलर पैनल्स या इस तरह की भी पॉलिसीज लाके उनमें भी अलोकेशंस बढ़ा के हम काफी अपनी रिन्यूएबल एनर्जीज को बढ़ा सकते थे। तो मैं उम्मीद करती थी कि इस तरह से इस क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले। नहीं, बजट पे महंगाई कोई कमी नहीं हो रही है जी। मतलब दालों के भाव बढ़ गए हैं, कोई कम नहीं हुए हैं। गैस के दाम बढ़ गए हैं, कोई कम नहीं हुए हैं। एक जो महिला अपना बजट जो निर्धारित करती है, जैसे महीने का अगर वो 10,000 रुपये लेती है तो उसमें उनका घर का खर्चा नहीं चलता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये कम होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। जैसे मेरे साथ महिलाएं मौजूद थी, उन्होंने बजट को लेकर हमें प्रतिक्रिया बताई कि कैसे उनकी उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों पर सरकार जो है नाकामयाब साबित हुई। वहीं कहीं हद तक जो है सरकार ने जो बजट पेश किया उससे काफी हद तक संतुष्ट भी हमें दिखाई दी, पर वहीं अभी भी कुछ मांगे हैं जो अधूरी हमें दिखाई दे रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन महेश दादीज के साथ। और अब जान लेते हैं जोधपुर के युवाओं की प्रतिक्रिया।
देश का आम बजट पेश किया जा चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को प्रस्तुत किया है और सबसे बड़ी बात है, हर वर्ग की अपेक्षाएं इस बजट से थी। युवा वर्ग की अपेक्षाएं और उम्मीदें कितनी इस बजट से पूरी हो पाई है, ये बात करने के लिए हम पहुंचे स्टूडेंट्स के बीच में और युवाओं के बीच, जिनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर के उनका क्या सोचना है, क्या विचार। ये एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा होगा पर हमारे हिंदुस्तानियों के लिए थोड़ा सा नुकसान भी होगा। अच्छा, जहाँ तक एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी लाई जाएगी और कोविड का दौर है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इस फैसले को लेकर के क्या कहेंगे आप? हाँ, सही है कि डिजिटल एजुकेशन आएगी उसके हिसाब से, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारे बच्चों की एजुकेशंस में रुकावट आई है। दैट्स वाई ये ज़रूरी है कि मतलब डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। डिजिटल पढ़ाई के साथ में अभी 60 लाख जॉब्स की जो बात की गई है, आपको लगता है कि अभी आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही रोज़गार का है, तो ऐसे में ये 60 लाख जो रोज़गार की बात की गई है उससे एक रिलीफ मिल पाएगी? हाँ, एक रिलीफ तो मिल जाएगा, बट ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये 60 लाख जॉब जो है ये किस बेसिस पे दी जाएगी। लाइक देयर वाज, मतलब IMF जो था उसने 9.2 इंडिया की GDP जो थी एस्टिमेट की थी, बट वहीं अगर हम देखें तो हमारी तरफ से जो निर्मला सीतारमण उन्होंने बोला कि 8.3 होगी। तो एक तरीके से बैकड्रॉप दिख रहा है कि हमने कहाँ सोचा था कि 9.2 अगर हमारी GDP जाएगी तो हम इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते थे। शायद वो इस साल भी हम नहीं बन पाएंगे, तो वो एक तरीके से बैकड्रॉप दिख रहा है हमारे पूरे इस बजट के अंदर। बात बताएं मुझे कि कोविड का इम्पैक्ट जो हर एक वर्ग पे है वो स्टूडेंट्स के लिहाज से भी कहीं न कहीं दिखाई देता है। जो चीज़ें स्टूडेंट्स की उम्मीदों और अपेक्षाओं में है वो पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं सर, नहीं हो पा रही है। कोविड की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं और मतलब डेवलपमेंट में भी इफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि चीज़ें मतलब इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट इस कोविड की वजह से। अभी स्टडीज़ आप देख लीजिए, जैसे बहुत मतलब लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह से मतलब स्टडीज़ चली जाती है। शिक्षा का ढांचा कमज़ोर हुआ है। हाँ, तो हुआ है सर, वो तो आप कह लीजिए। हाँ, क्योंकि मतलब लोग अच्छे से मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, ना टीचर्स इतना वो कर पा रहे हैं ना। हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूत करना पड़ेगा और आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ सरकार ने स्कीम लाई है अभी केंद्र सरकार, तो उसमें भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब तक ये जैसे अब राजस्थान है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा तो था ही था, उसमें नकल विरोधी कानून की भी मांग होने लग गई है बहुत मजबूती से। हमने काफी समय से आंदोलन भी इसमें कर रखे हैं, लेकिन जो है जब तक इनको पूरी तरह से जो गवर्नमेंट सर्विसेज है इनमें मजबूत कानून नहीं बनेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से भर्तियां नहीं होंगी, डिजिटल वॉचिंग के अंदर में पूरा काम नहीं होगा, सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, संपत्तियां कुर्क नहीं होंगी लोगों। ने के बजाय जो थोड़ा है वो अच्छा है। युवाओं को दिल खोल के स्वागत करना चाहिए और खुद को भी जिस तरीके से आत्मनिर्भर का जो नारा चल रहा है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो अच्छे हैं, अपने कदम उठा के और जो निर्णय है उसकी सराहना करनी चाहिए। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर युवाओं ने दी है और जो ये कह रहे हैं कि 60 लाख नौकरियों की बात जो सरकार ने की है वो समय पर पूरी होनी चाहिए, साथ में एक भर्तियों का कैलेंडर जो है वो तय होना चाहिए, साथ में युवाओं की पढ़ाई जो इस समय कोविड में प्रभावित हुई है उसे दुरुस्त किए जाने पर भी जो जोर बजट में दिया गया है वो यहाँ पर धरातल पर भी नजर आए, तब जाकर के जो असल मायने में रिलीफ है वो युवा वर्ग को मिल सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तरीके से दर्शाता है। फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साये में पेश किया गया यह दूसरा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह महज एक साल के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए
अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला यह ब्लूप्रिंट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से और पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना लॉन्च की थी। इस बजट में गति शक्ति को एक नई उड़ान मिली है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के लिए लक्ष्यों को पाने के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इससे लगभग 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन होगा। ये नए भारत की नींव रखेगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का निर्माण, जिस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिल। रीट पेपर लीक के आरोपी के ठिकाने पर कार्रवाई। रामकृपाल मीणा के खिलाफ जेडीए का एक्शन। 4 मंजिला इमारत पर जेडीए ने बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी जमीन पर इमारत को ध्वस्त किया गया। कॉलेज के नाम पर 4 मंजिला इमारत बनवाई गई। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी में यह कार्रवाई की गई है। और लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, इस जो घपला रिट के अंदर किया उसके बाद में सरकार की नजर गई कि इसने इमारत बना रखी है कॉलेज के नाम पर? देखिए, ये इमारत वैसे तो 2018 से बनी हुई है, लेकिन शायद राजनीतिक पहुंच थी, इस वजह से रामकृपाल मीणा की इस इमारत पर जेडीए कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जब रामकृपाल मीणा के सितारे जो हैं वो खराब होते नजर आ रहे हैं, तो जेडीए ने भी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने का जो है वो फैसला किया। और जेडीए ने आज इस पूरे निर्माण को चिन्हित करने के बाद में 3 दिन का नोटिस दिया और इस कार्रवाई को जो है वो कर दिया गया है। वैसे आमतौर पर जेडीए इस तरह से नोटिस देने के तुरंत बाद कार्रवाई नहीं करता है, और कई कार्रवाइयों में देखा गया कि जेडीए के अधिकारियों की मिलीभगत भी होती है। लेकिन यहाँ पर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने फुर्ती दिखाई है, क्योंकि रीट का मामला है, लाखों बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है, पूरे देश प्रदेश में वाहवाही होगी, तो इसलिए जेडीए की प्रवर्तन दस्ते की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और फिलहाल यहाँ पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। रामकृपाल मीणा ने करीब 4 बीघा से ज्यादा, यानी आप मान के चलिए करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया हुआ था। और उस कब्जे पर वो बेधड़क तरीके से यहाँ पर अपना कॉलेज चला रहा था। और कॉलेज चलाने के साथ साथ ही इस कॉलेज में जो है वो जो रीट से जुड़ा हुआ जो लेन देन होता था, रीट के जो पेपर लीक करने की बात हो या रीट के परीक्षार्थियों को पास कराने की बात हो, ये तमाम दलाली के काम इसी कॉलेज के माध्यम से होते थे। और इसी कॉलेज में तमाम जो दलाल, जो रीट के दलाल थे, जो आरोपी हैं आज सलाखों के पीछे हैं, ये तमाम लोगों का लेन देन और कई घटनाक्रम यहाँ पर सामने आए हैं। कई बार ये लोकेशन ट्रेस की गई है, तो आज इस लोकेशन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और करीब 4 बीघा से 8 बीघा के बीच में जो ये जमीन है, इस जमीन को खाली करने का जो काम है वो इस वक्त जेडीए की जो प्रवर्तन टीम है वो यहाँ पर लगातार कर रही है। जी लवली, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई है। जब इस पूरे घपले में नाम आया जो मुख्य आरोपी है, उसके बाद ये कार्रवाई जो है, क्या जिस समय ये कार्रवाई की गई जेडीए ने दस्तावेज खंगाले थे इस पूरी इमारत के कि किस नाम पर ये जमीन ली गई थी और किस नाम पर ये चलाई जा रही है? लवली, देखिए, शनिवार को नोटिस जारी किया गया था रामकृपाल मीणा की पत्नी के नाम पर। उन्हें संपर्क करके जेडीए अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तस्दीक करवाई थी और उनसे कहा गया था कि 3 दिन में एक तो वो दस्तावेज पेश करें, और दस्तावेज पेश करने के साथ साथ अगर उनका कोई मालिकाना हक सरकारी जमीन पर या इस जमीन पर है तो उसका क्लेम वो करें। लेकिन उन्होंने जो दस्तावेज दिए उसके आधार पे जो बातचीत की,
उसके आधार पे कहीं भी ये पुष्टि नहीं लवली। हुआ और जेपी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को आज तीसरे दिन जो है बिना मौका गवाए आज इस कार्रवाई को अंजाम जो है। जी, तमाम जानकारी के लिए लवली आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन के कारण पानी पेच रखा गया और जहां पर इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानी पेच के नाम से मशहूर है। 1891 में बिना बिजली के शुरू हुआ पहला राजस्थान का पंप हाउस है। ये हम दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको सीधे। ये इस पंप हाउस में 130 साल पहले लगाई हुई लकड़ी है जिस पर आज तक कोई दीमक या किसी तरह का घुंड नहीं लगा है। ये सैकड़ों टन का पंप है। इसी पंप से जयपुर शहर की सप्लाई होती थी, लेकिन इसको जब आप गौर से देखेंगे तो पूरे पंप हाउस में किसी भी जगह पर वेल्डिंग नहीं है। इसके औजार हैं, इतने भारी भरकम औजार हैं जिनको उठा पाना आज हर एक सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका जयपुर के पानीपेच पर स्थित पहला पंप हाउस म्यूजियम अपनी धरोहर को संजोए हुए है। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी मौजूद है। म्यूजियम में देश का पहला इंजन मौजूद है। ये इंजन कोयले से बनाई गई भाप से चलता था और इसी इंजन के जरिए पूरे जयपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि कोई भी इसको हिला नहीं सकता। 130 साल पहले जब बिजली नहीं थी तब भी शहर में पानी सप्लाई होता था। कैसे होता था हम बताते हैं आज आपको देश के पहले पंप म्यूजियम में। ये जो है एक भाप इंजन है, आप देख सकते हैं इस भाप इंजन का स्ट्रक्चर ये ईंटों से और लोहे से तैयार हुआ है। इसमें कोयले के जरिए भाप बनती थी, कोयले को इसके अंदर डाला जाता था और यहाँ से पूरी एक प्रक्रिया थी जिसके तहत 130 साल पहले जो है भाप का निर्माण होता था। ये कोयले को लाने के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बनाया गया था ताकि जो कि कम मैन पावर लगे। यहाँ पर भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं मौजूद हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया Good evening, ma'am, and to your entire team on
the budget. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, two quick questions. You had indicated that contact intensive sectors will require further support. So apart from the ECLGS, in which you have carved out a separate window for the hospitality sector, for instance, that's one. One minute. I'm not sure if your voice is coming out audibly. I'll Even repeat. with your mask, if you want, you speak loud a bit. Sure, ma'am. Ma'am, just to repeat, so you had indicated at some point in time that probably the contact-intensive sectors may require further support. So, one is the ECLGS, which you've announced in your budget speech, also a separate carve-out for the hospitality sector, for instance, within that. Anything else, ma'am, that you would like to elaborate on that front? And second, ma'am, aren't your tax and expenditure, both numbers, extremely conservative in the budget? Any reason for that, ma'am? First thing about hospitality and contact intensive. I've said hospitality and related sectors. This was one thing which has come out repeatedly from very many stakeholders, and we recognize that post the second wave, the hospitality is in difficulty and they needed support. The tested and sort of proven formula was the Emergency Credit Liquidity Guarantee Scheme. Since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing 4.5 lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. As it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want. But if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. Well, I thought you commented about the 1st February 2021 budget as well, saying you were conservative. I think our assessments have proven right, and conservative is not being overtly and excessively optimistic. We are sure to achieve the numbers. If anything, we'll probably better them. Number 5. Good afternoon, Madam Finance Minister. This is Karishma here from Business Today TV, India Today Group. I'd first like to congratulate you and the team for successfully implementing yet another budget. Ma'am, my question is on the privatization reform. The disinvestment target has been slashed. The revised target is at 78,000 crore, and of course, the next year's estimate is at 65,000 crore. Ma'am, with this, I'd like to understand how are we looking at LIC, IPO and BPCL privatization, which have been on cards? I have Tuhin with me here, but before he gives you details, one thing is got to be understood. LIC, we've already sort of told you that in all probability it is going through this year. I've made a specific mention of that in the budget. So beyond what I've said in the parliament, there's nothing more to add for me on that. But I've indicated clearly that it will happen. Now, assessment for the rest of the year about the number being big or small as per your view, I'll have Tuhin get into the details. But we have shown the intent of the government in that Air India got cleared. NINL has found its buyer. There's a little bit more work to be done there, but you are saying that we are progressing in many of these. So I think we've been very realistic in telling what we'll do and achieving what we've told. Tuhin, you want to add anything more onto this? Ma'am, I just want to add that disinvestment actually is an accounting terms when actual receipts to the government. Now, when we, for example, do NINL, nothing comes to the government in accounting terms. But that doesn't mean that we are actually progressing towards privatization in a faster way. So emphasis is on completion of transactions and implementation.
And if we keep too high a target, sometimes it also distorts the market. Because nothing stops us from achieving when we want to achieve in disinvestment as per the plan which we are there. So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be completed. And these transactions, as and when they mature, they come to that. And secondly, on the revised estimates being 78, we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that, because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figures, so you should not read too much into it. Okay, 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Has that been put on hold, or what is the plan on that? Just repeat your question. I think your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So has that plan been put on hold, or what is the update on that? You're referring to the bond indices, yes, right? Yes. The issue is that the NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on, and we are the one who's propounding that thing, and that's how it is moving, those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Ma'am, firstly, congratulations. Just two quick clarifications. One is on cryptocurrency, because you did touch about the RBI now giving digital rupee, and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? I'm a little bit keen to understand that. And the other issue, of course, is that in your speech, which was very well put, there was one